आइडिया लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस। उर्दू में इसको हम तवाज़न कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है बैलेंस बराबरी को कहते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल दी जाती है, तराजू के जो दो प्लड़े हुआ करते थे और दोनों हवा में मुअल्लिक होते थे और उसमें वेट किया जाता था। आम जितने भी दो पलड़ों वाले तराजू हैं उनको भी बैलेंस ही कहा जाता है। बैलेंस की बहुत सारे टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि किसी जिस्म के ऊपर लगने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस का मजमुआ अगर ज़ीरो है तो वो जिस्म बैलेंस में होगा। यानी कि अगर कोई एक जिस्म है, किसी भी पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और वो बेशक आप खड़े हुए हैं तो आपके हर तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर असर कर रही है, ठीक है। तो उसके नतीजे में लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ से जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो उसके बावजूद भी आप अगर अपनी जगह पे अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं तो देन आप एक बैलेंस की हालत में हैं। अच्छा, अब ये दो सूरत में हो सकता है, या तो कोई जिस्म एक स्टैटिक हालत में है, रुका हुआ है, ठीक है, और उसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है, इस चीज़ के बरक्स कि उसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है ना। और फोर्सेस के लगने के बावजूद भी उसने अपने आप को साकिन रखा हुआ है, तो ये होता है स्टैटिक बैलेंस। और देन होता है डायनामिक बैलेंस। डायनामिक बैलेंस हम कहते हैं, डायनामिक का मतलब वैसे होता है मुतहरिक। जब भी कोई जिस्म हरकत कर रहा है और हरकत करते हुए उसकी बॉडी पोजीशन तब्दील होती है, ठीक है, जैसे कि वो मुड़ता है, झुकता है, तो उस दौरान हरकत करते हुए भी उसने अपनी बॉडी को एक बैलेंस में रखा हुआ है, दरमियानी हालत में रखा हुआ है, कंट्रोल हालत में रखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक बैलेंस। जैसे कि 400 मीटर रेस में हो सकता है, ठीक है, या जैसे वो गुलाई मुड़ते हैं एथलीट, तो वो अपनी स्पीड को भी बरकरार रखते हैं और तवाज़ुन को भी बरकरार रखते हैं। इसके अलावा जिम्नास्टिक वगैरह है या स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है, उसमें हर गेम में कोई ना कोई बैलेंस की आपको एग्जांपल मिल जाएगी। ओके जी, अब थोड़ा सा डिफरेंस है इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी और बैलेंस के अंदर कि क्या चीज़ें हैं। आमतौर पे तकरीबन तीनों को एक ही मीनिंग में लिया जाता है, बाज़ का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये आलमोस्ट सेम है। इक्विलिब्रियम कहते हैं जी कि इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच ऑल फोर्सेस आर इक्वल। वही बात आ गई कि एक तवाज़ुन की या बैलेंस की एक ऐसी हालत है जिसमें तमाम फोर्स, किसी भी जिस्म के ऊपर तमाम फोर्स जितनी भी लग रही हैं, ठीक है, वो अगर बराबर है, हर तरफ से एक बराबर है, तो मतलब कि ज़ीरो होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप टग ऑफ वार रस्साकशी करते हैं, दोनों टीमें बराबर हैं, बेशक दोनों टीमें ज़ोर लगा लगा के पसीनो पसीना हो जाएं, अपना खून पसीना एक कर दें, लेकिन अगर उनकी ताकत बराबर है तो वो रस्सा ना इधर होगा ना इधर होगा, अपनी जगह पे साकिन होगा। तो देखें, रस्से के ऊपर तो फोर्सेस लग रही हैं, बेइंतहा फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन रस्सा रेस्ट की हालत में है, अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। क्यों? कि उसके ऊपर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम की हालत में है। क्लियर? आप एक लेग के ऊपर खड़े हो गए तो आपका जो ट्रांसफर ऑफ वेट है वो सारे का सारा वेट एक पाँव के ऊपर आ गया है, ठीक है। हेड स्टैंडिंग कर लेते हैं, हैंड स्टैंडिंग कर लेते हैं, एक हाथ पे खड़े हो जाते हैं, एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो उस दौरान बॉडी वेट ट्रांसफ़र होने से ग्रेविटी एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, एक तरफ आपके मस्कुलर फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी, एक तरफ ग्रेविटी ज़्यादा असर करेगी, अपना असर रखेगी ग्रेविटी। तो उन फोर्सेस के नतीजे में आपने उनको न्यूट्रल किया हुआ है या बैलेंस किया हुआ है, जिसको हम कहेंगे कि आप इक्विलिब्रियम की हालत में हैं। एक होता है स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाना, एक जगह के ऊपर रुक जाना। स्टेबिलिटी इज द रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आपने एक हालत अख्तियार की हुई है, जैसे कि आप बेशक एक पाँव के ऊपर खड़े हुए हैं, तो क्या है कि कोई आपको आके धक्का देने की कोशिश करता है या हिलाने की कोशिश करता है,
तो आप एक हद तक उसकी फोर्स को बर्दाश्त करेंगे। पहले ऑलरेडी आपके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं ग्रेविटी वगैरह की, वो या आपके वेट की, आपने उसको बैलेंस किया हुआ था। एक एक्सटर्नल फोर्स आके या कोई बच्चा या कोई एक पर्सन आपको आके खींचता है, तो एक अलग से फोर्स आ रही है जिसको आप अपनी बॉडी के ज़रिए न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपकी किसी भी जिस्म की हालत में जब डिस्टरबेंस पैदा की जाएगी, तो वो उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा, यानी कि अपने वज़न या इनर्शिया की वजह से। इसको हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी। अगर फोर्स बढ़ जाती है तो उस जिस्म की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज़ फोर्स कम है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? Balance is the ability to control equilibrium during changing body's position. अपनी बॉडी की पोजीशन को तब्दील करते हुए, यानी कि आप चल रहे हैं, चाहे दोनों सिर्फ वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक पाँव के ऊपर हॉप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी पोजीशन को तब्दील कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी कि अपने इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हुए बॉडी की पोजीशन को तब्दील करना, ये आपका बैलेंस कहलाता है। नेक्स्ट एक टॉपिक होगा जी फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या है कि जब दो लेयर्स, मटेरियल लेयर्स, चाहे वो मादी सतह हैं या फ्लूइड की सतह हैं, याद रख लें फ्लूइड जो है, हम बायोमैकेनिक्स में फ्लूइड पढ़ेंगे एयर को और पानी को, यानी कि लिक्विड और गैसेस दोनों को मजमूई तौर पे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। जैसे ही कोई जिस्म चाहे एक फ्लूइड है या एक सॉलिड है या दोनों सॉलिड सतह हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो उन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के ऊपर मूव करने से रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। वो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। और ये जितनी सतहें वो स्मूथ और हमवार होंगी, रेजिस्टेंस कम से कम होगी, और अगर वो खुरदरी सतहें होंगी जो एक दूसरे को मूव कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब इसकी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, रगड़ की इकसाम। जैसा कि सिंपल एग्जांपल इसकी यही है कि आप ज़मीन के ऊपर चलते हैं अपने जूतों के ज़रिए, तो अगर जूते का सोल बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और जिस फर्श पे आप चल रहे हैं वहाँ पे भी मार्बल वगैरह या प्लेट वो लगी हुई हैं, प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, तो वहाँ पे चलते हुए आपको फ्रिक्शन नहीं होगी। तो बैलेंस बरकरार रखने के लिए आपको बड़ा उसमें एहतियात करना पड़ेगी और स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बरक्स आप किसी खुरदरी सतह के ऊपर चल रहे हैं या जूते आपने ऐसे पहने हुए हैं जो खुरदरे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका बैलेंस बड़ा आसान होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये स्नो हाइक है कि अगर आप बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं, हमने जिस तरह से 2-3 दफ़ा ये ट्रेनिंग की हुई है हर साल, 3-4 साल हम जाते रहे, तो बर्फ़ के ऊपर जब चला जाता है तो वहाँ पे हमारे जूते बहुत फिसल रहे होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, ठीक है। और उनके हमारी क्योंकि वो बर्फ़ जो है फ्रिक्शन लेस सतह होती है, स्मूथ हमवार होती है, इसलिए उसके ऊपर चलना जो है हमारा बहुत मुश्किल होता है। फिर वहाँ पे इसकी कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं और वो जो एक बड़ी तौलिए वाली मोटी सॉक्स होती हैं, वो शूज़ के ऊपर पहनी जाती हैं। उससे क्या होता है कि वो एक फ्रिक्शन की सतह एक लेयर बन जाती है और थोड़ी-सी ग्रिप हो जाती है। अच्छा जी, अब ये फ्रिक्शन की जो टाइप्स हैं वो दो, वैसे तो 3 हैं, आगे चल के हम इसको यहाँ पे 2 दी हुई हैं। ओके, चले मैं आपको वैसे 3 बता देता हूँ। पहली, फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उस टेबल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की या परे धकेलने की कोशिश की, पुल और पुश। फोर्स का काम है कि या तो पुल करती है या पुश करती है। अब आपकी फोर्स कम थी, टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन टेबल हरकत नहीं कर रही।
ठीक है। अब हरकत नहीं कर रही क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से मज़ाहमत कर रही है, इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है और आप जो फ़ोर्स लगा रहे हैं वो कम है, तो लिहाजा वो हरकत नहीं करेगी। जब हरकत नहीं करेगी लेकिन फ़ोर्स भी लग रही है तो इट्स मीन कि फ्रिक्शन उसमें पैदा हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन कौन सी है? रुकी हुई है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर आप और ज़्यादा फोर्स लगाने लग जाते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि अब इतनी फोर्स लग चुकी है कि हल्का सा स्लाइटली थोड़ी सी और फोर्स बढ़ाएंगे तो वो मेज़ हरकत करने लग जाएगी, या तो आपकी तरफ आ जाएगी अगर पुल कर रहे हैं तो, अगर पुश कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी दूर चली जाएगी, यानी कि वो मूव करेगी। तो जब हरकत करने से या मूव करने से पहले की जो फ्रिक्शन होती है ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है या इंतहाई फ्रिक्शन होती है, ठीक है। कि उस मेज़ ने जितनी मज़ामत करनी है वो अपनी पीक पे है, उससे ज़्यादा वो मज़ामत नहीं कर सकती कि आप हल्का सा उसको थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दें, हल्की सी स्लाइटली, बिल्कुल मामूली सी, तो वो मेज़ हरकत करना शुरू हो जाती है, ठीक है। सेम वही बात है कि रस्साकशी में सबसे पहले दोनों टीमों की जो फोर्स है इक्वल है, तो वो जनाब एक दूसरे को रोक के रखे हुए हैं, फ्रिक्शन तो पैदा हो रही है उनके और ज़मीन के दरमियान, उनके पाँव और ज़मीन के दरमियान में, लेकिन ये फ्रिक्शन चूँकि रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब एक टीम ज़्यादा ताकत लगा रही है, एक टीम की फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको ये पता है कि अब अगर हल्का सा ताकत हमने और लगाई तो दूसरी टीम को हम अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है ना वो अपनी पीक पे है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इंतहाई फ्रिक्शन। इंतहाई फ्रिक्शन के बाद थोड़ी सी जब आप फोर्स और लगाते हैं और वो मेज़ आपकी तरफ मूव करने लग जाती है, या वो रस्साकशी की टीम जिसको आप खींच रहे हैं, थोड़ी सी फोर्स आपने और लगाई तो वो आप उनको मूव करवा देते हैं। पहले रुके हुए थे, अब उनको पहले स्टैटिक की हालत में थे, अब वो डायनामिक आ जाते हैं या हरकत करने लग जाते हैं। तो हरकत करते हुए भी बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन थोड़ी-थोड़ी रेजिस्टेंस ज़रूर कर रहे होते हैं। तो फ्रिक्शन उस वक़्त भी पैदा हो रही होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, चलते हुए फ्रिक्शन। यानी कि जब आप मेज़ को धकेल लेते हैं, दूसरी एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मेज़ को आपने धकेल लिया, अब वो मूव कर रही है आपके फ़ोर्स की सिमत में, तो उस वक़्त भी रगड़ पैदा हो रही है, लेकिन वो मुतहर्रिक रगड़ है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक हो गया अभी? यहाँ पे 2 फ्रिक्शन की बात हो रही है, तीसरी फिर मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दी। तीनों में फ़र्क पता चल गया? जी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? वालेकुम सलाम। बाकी लोग भी सुन रहे हैं? इत बच्चे रिस्पॉन्स दिया करें। हाँ जी, तो थोड़ा-सा बता दिया करें कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं? ओके जी, फ्रिक्शन की बात जी। देखें जी, आपके सामने कुछ चेयर और टेबल वगैरह पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर फोर्स, हल्की सी फोर्स लगाना शुरू कर दें, वो मूव तो नहीं करेगी लेकिन आपकी फोर्स की वजह से वो, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और उस वो रेजिस्टेंस ओवरकम कर रही है आपकी फोर्स के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रही है, लेकिन रुकी हुई या साकिन फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसी के उसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगा के उसको खींचने की कोशिश करें तो अब वो मूव नहीं कर रही, लेकिन इस कंडीशन पे है, हल्की सी फोर्स आप और लगाएंगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी। तो मूव करने से पहले उसकी जो मैक्सिमम सलाहियत है रेजिस्ट करने की वो आखिरी है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद वो अपनी फ्रिक्शन को बरकरार नहीं रख पाएगी, आप थोड़ी सी भी फोर्स और ऐड करेंगे तो वो मूव करने लग जाएगी, और जब मूव करेगी तब भी फ्रिक्शन बरकरार रह जाएगी,
क्योंकि हरकत तो उसने, दो सतहें तो आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, एक ज़मीन और एक वो जो टेबल की लेग्स हैं वो जो दो इनकंटैक्ट सतहें हैं दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, और वही फोर्स, अपोज करने की जो फोर्स है वही फ्रिक्शन है। ठीक है जी। अब मुतहरिक है, एक जिस्म है और उसमें रगड़ पैदा हो रही है, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, मुतहरिक रगड़। क्लियर? ओके जी। इसके बाद जी आ जाता है आपका बायो का, अनाटमी का भी एक टॉपिक है, लेकिन ये फिज़िक्स से रिलेटेड है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सिस एंड प्लेन्स। ओपन कर लिया आप लोगों ने? बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हर दफ़ा कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं आया जिसमें ये प्लेन और एक्सिस ना पूछे गए हों। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू अनाटमी, अनाटमी की रूह से, क्योंकि जानदारों को कट किया जाता है, उनकी बॉडी को मुख्तलिफ एंगल से कट किया जाता है, तो जानदारों को की बॉडी को कट करने के मुख्तलिफ एंगल हैं। ठीक है। और बाकी जानदारों के अलावा जब इंसान की बात की जाती है तो इंसान की बॉडी को के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से कट करना, ये हाँ, एक अनाटमी का एक टॉपिक है। उसमें हम कहते हैं कि किस एंगल के ऊपर काटा जाए। याद रख लें, दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्लेन क्या है? प्लेन हम कहते हैं सतह को। ठीक है। एक इमेजिनरी, एक तस्वुराती सतह है, जो आप इमेजिन करें कि एक सतह है, फ्लैट सरफेस, जैसा कि एक सफ़ा है, एक पेज है, कागज़ है, तो वो क्या होता है? थिकनेस उसकी नहीं होती, वो फ्लैट होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी होती है। ठीक है। और एक होती है सुई की तरह की एक लाइन, एक्सिल, एक लंबी सलाख, वो एक्सिल या एक्सिस कहलाएगी या एक्सियल कहलाएगी। यहाँ पे ना एक्सिस की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, AXIS होता है एक्सिस। ठीक हो गया। और प्लेन क्या होता है? एक इमेजिनरी सतह है, और जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक हो गया। जैसे आप कोई एक सुई लेके किसी जिस्म के अंदर चुभोते हैं तो वो एक ख़ास एंगल से आप उस जिस्म के ऊपर चुभो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये कहलाएगी इमेजिनरी लाइन, जो है वो कहलाएगी एक्सिस, और जो एक सरफेस है वो कहलाएगी प्लेन। अब ये डायग्राम में आप देखेंगे, आपको वाज़ेह तौर पे प्लेन्स भी नज़र आ रहे हैं और इसमें एक्सिस भी दिखाए गए हैं। अच्छा जी। सबसे पहले प्लेन हम पढ़ते हैं कि प्लेन जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके जिस्म से आर पार हो रही है मुख्तलिफ एंगल से। अगर तो ये सर से लेके एंड तक पूरी बॉडी को आप वर्टिकली ऊपर से लेके नीचे पाँव तक दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है, वो किस तरह से? लेफ़्ट और राइट, नाक की सीध में ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी को के दरमियान में एक इमेजिनरी सरफेस आ गई है। अब लेफ़्ट पार्ट आपका अलग हो गया है और राइट हाफ जो है वो अलग हो गया है। तो इस सरफेस को, जिसने आपको लेफ़्ट और राइट में कट कर दिया, इसको सैजिटल प्लेन कहते हैं। और यही सैजिटल प्लेन अगर दो बराबर बराबर हिस्सों में जिसमें वो काटता है, मिडल में काटता है, यानी कि नाक की बिल्कुल सीध में रख के दो बराबर इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो ये होगा मीडियल या मीडियल प्लेन। सैजिटल तो होगा, लेकिन दरमियान में कट कर रहे हैं तो मीडियल होगा। लेकिन अगर आप एक कान की साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा और बाकी सर दूसरी साइड पे ज़्यादा है, एक जिस्म का हिस्सा ज़्यादा और दूसरा कम है, लेकिन है लेफ़्ट राइट में, तब भी सैजिटल प्लेन होगा, लेकिन तब मीडियल प्लेन नहीं होगा। मीडियल कब होगा? जब सेंटर में होगा। क्लियर है जी? ओके जी। अब ज़रा अब डायग्राम बनी हुई है। अब मैं अभी आपको एक तरीके से समझाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कोई एक ऐसी सरफेस है जो हमारी बॉडी को दो हिस्सों में लेफ़्ट और राइट में कट कर रही है। अब क्या होगा कि हमारा जिस्म दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, हमारी फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रही। ठीक है। राइट हिस्सा दूसरी साइड पे नहीं जा सकता, दरमियान में एक दीवार आ गई।
इमेजिनरी सरफेस हम कह सकते हैं, चलिए जी दीवार को कर देते हैं, ठीक है, या शीशे की बनी हुई कोई भी चीज़ कुछ दरमियान में आ गया। अब हमारा जिस्म लेफ़्ट और राइट हरकत नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में एक सॉलिड चीज़ आ गई है। बात समझ में आ गई? अब वो किस तरफ हरकत करेगा? आप बेशक खड़े होके इसको इमेजिन करें कि लेफ़्ट राइट आप जा नहीं सकते क्योंकि दरमियान में दीवार आ गई है। तो फिर आप मूव क्या करेंगे? असल मुश्किल क्वेश्चन यही होता है कि सैजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है आपकी बॉडी की? तो आप अपना सर से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ झुका सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो नीचे झुकाने को हम कहते हैं फ्लेक्शन, वापस ऊपर उठाने को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ये चीज़ें लिखते जाएँ। और ज़्यादा गर्दन को पीछे करने को हम कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, अब हाथ को उठाएंगे, सामने की तरफ ले आएंगे, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट के ऊपर भी ऐसे ही है कि बेंड करेंगे और फिर सीधा बाजू कर देंगे, ठीक है। लेग को उठाएंगे, जो हमारा कोले का जोड़ है यहाँ से उठाएंगे लेग को ऊपर की तरफ फ्लेक्शन और नीचे एक्सटेंशन, और लेग को अगर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सेंटर से भी पीछे की जानिब, उसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। अब नी जॉइंट के ऊपर आ जाए, हर जोड़ के ऊपर आपने हरकत देखनी है। नी जोड़ के ऊपर भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। अब जो एंकल का जोड़ है वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो एंकल के जोड़ के ऊपर जैसे ही आप टोज़ के ऊपर खड़े हों, एड़ियाँ ऊपर उठाएं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और अगर टोज़ ऊपर कर लें, एड़ियाँ नीचे चली जाएं, तो भी ये मूवमेंट हो सकती है। बात समझ में आ गई? सैजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट हो सकती है? आगे पीछे, टू एंड फ्रो वाली, जिसमें हर पेपर में आता है इस वाला। हम्म जी जी जी, ये दो सवाल इस टॉपिक में, दो सवाल लाजमी पूछते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको पता है कि ये टेक्निकली है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता, इसलिए जी। तो भाई सर नीचे झुकाएं, फ्लेक्शन, ऊपर उठाने को एक्सटेंशन, और सर को, गर्दन को पीछे ले जाने को हाइपर एक्सटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो रही है। एक एक जोड़ को आपने देखना है, ठीक है। अब आपने अपने शोल्डर के ऊपर बाजू को ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेके आना है, एल्बो जोड़ के ऊपर बाजू को फ्लेक्स करना है और सीधा करना है बाजू को। इस तरह फिर आपका जो पेल्विक जॉइंट है कोले का, उसके ऊपर देखें, लेग को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे और फिर पीछे ले जाएंगे। ये ना क्लास में अपने रूम में खड़े होके जो कुछ आप सुन रहे होते हैं ना, थोड़ा सा साथ साथ करके देखते रहे, ठीक है। वैसे ये अभी ये मैं बता रहा हूँ, इसके बाद फिर एक क्लास इसमें करके ना, अभी वो मेरे पास स्टैंड वगैरह ये चीज़ें अभी फिल मेरे रेंज में नहीं है, तो नहीं तो फिर ये कल सारी मूवमेंट्स जितनी भी है ना, वैसे वो मैंने एनाटमी का सोचा हुआ था, लेकिन इसमें भी ये मूवमेंट जितनी भी है ना, ये इन कैमरा आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो आप लोग वो मज़ीद अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, नी जॉइंट के ऊपर है और आपके टोज़, ये सॉरी एंकल जॉइंट है, तो इसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। कौन से प्लेन की बात हो रही है? सैजिटल प्लेन की, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेन है जी फ्रंटल प्लेन, या कोरोनल प्लेन भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये भी सर से लेके, अब देखें, ये भी ऊपर से लेके नीचे एक शीशे का ब्लॉक या शीशे की एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कट कर रही है, आपके ऊपर से लेके पूरी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। लेकिन कैसे? इस तरह से कि अब आपका अगला हिस्सा जिस्म का आगे और पिछला हिस्सा पीछे, दो बराबर हाफ में कट कर रही है, यानी कि फ्रंट और बैक में कट कर रही है। क्लियर?
इस तरह से कुछ जिस्म के हमारे चीज़ आ गई है। अब ये देखना है कि हमारा जिस्म दो हिस्सों में आगे और पीछे में कट गया है। तो दरमियान में एक एक प्लेन आ गया है, सतह आ गई है, कुछ शीशे की एक ऐसी स्ट्रिप दीवार आ गई है। अब इमेजिन ही करना है ना हमने, क्योंकि ये है ही इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी सरफेसेस हैं, तो हमने भी इमेजिन ही करना है कि फ़र्ज़ करें हमारा जिस्म आगे और पीछे में कट हो गया है, दरमियान में कोई एक ऐसी सॉलिड सतह आ गई है कि जो हम पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते और आगे की तरफ मूव नहीं कर सकते, ना तो झुक सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं, क्योंकि दरमियान में दीवार आ गई है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्रंट, बैक, ठीक है, डॉर्सल, वेंट्रल, एक ही बात है। वेंट्रल और एंटीरियर और फ्रंट एक ही बात है, डॉर्सल, पोस्टीरियर और बैक एक ही बात है। ठीक हो गया? अब भाई आगे पीछे तो नहीं हो सकते, आगे पीछे झुकने को हम जैसे रुकू की हालत में जाते हैं वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि दरमियान में वो प्लेन आ गया। तो अच्छा, ये होता है फ्लेक्शन, और सीधे खड़े होने को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये वाली मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती, फिर क्या हो सकती है? आप स्लाइटली सा लेफ्ट हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, लेफ्ट साइड पे यानी कि साइडवर्ड मूव कर सकते हैं आप, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है, सबसे पहले सर से हमने शुरू करना है, सर का। जी, अभी बात को पूरा तो करने दें, उधर ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, सर से आपने मूवमेंट स्टार्ट करनी है। अच्छा, सर को लेफ़्ट साइड पे क्या करेंगे आपने? उसको बेंड करना है, लेफ़्ट साइड पे बेंड करना है, फिर वापस सीधा सर को कर लें, फिर राइट साइड पे बेंड कर लें। ठीक हो गया? तो ये बात समझ में आई है ना? करके देख लें बेशक। अच्छा, उसके बाद फिर आपके जो शोल्डर है, ये जो आपका डेल्टॉइड मसल है, ये लिफ्टर मसल भी इसको बोलते हैं, और ये बाजू साइड पे फैलाएं या ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर वापस लेके आएं। ठीक है, साइड की तरफ, जैसे डबल ड्रेस हम करते हैं असेंबली में, साइड फासला बराबर करने के लिए, वैसे ऊपर जैसे दोनों हाथ सर के ऊपर लेके ताली में जाते हैं, उस पोजीशन वापस उसी तरह से लेके नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक हो गया? अब इस जोड़ के ऊपर भी हमने देख लिया। अब हमारा जो पेल्विक जोड़ है कमर का, इसमें हमने देखते हैं कि एक्सरसाइज भी हमने की हुई है कि पूरे ऊपर वाले धड़ को लेफ़्ट साइड पे मोड़े, देन राइट साइड पे मोड़े। ठीक है, लेफ़्ट पे और राइट पे ये भी मूवमेंट हो रही है। फिर आपने लेग्स की मूवमेंट करनी है, एक लेग को लेफ़्ट साइड पे, जैसे हम लेग स्ट्रेचिंग करते हैं लेग्स की ना, साइडों पे फैलाते हैं, तो दोनों लेग्स अपनी लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे आ सकती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं, क्योंकि जो हमारा नी जॉइंट है ये सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकता है, लेफ़्ट राइट पे हरकत नहीं कर सकता, लिहाजा ये तो रिजिड हो गया। यहाँ पे इस जोड़ के ऊपर ये मूवमेंट नहीं होगी, ये याद रखना है आपने। देन आप आ जाएं टखने के ऊपर, जो आपका एंकल जॉइंट है। एंकल जॉइंट है, अगर आप पाँव को लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट पाँव को इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ कर लें या फिर अंदर की तरफ कर लें, इसको कहते हैं इनवर्जन और एवर्जन। अगर तो जो आपकी, हाँ, सबसे पहले आपको मीडियल और लेटरल का मैं आपको बता दूं। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल, और मूवमेंट्स ऑफ अ बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, आपकी बॉडी की जो मिड लाइन है यानी कि ऊपर माथे से लेके नाक की सीध में, ठीक है, ठोड़ी और गर्दन और फिर चेस्ट सेंटर होता है, वो पूरे जिस्म का जो सेंटर लाइन है। ठीक है, कोई भी आपका बॉडी पार्ट्स इस सेंटर जिस्म के दरमियान की तरफ आता है, सेंटर लाइन के करीब आता है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं मीडियल रोटेशन। और अगर ये दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन चले जाते हैं बॉडी पार्ट्स, जैसे कि साइड पे हाथ फैलाना, उसको हम कहते हैं लेटरल रोटेशन। ठीक हो गया? तो पाँव अगर आप अंदर यानी कि अगर आप जो मीडियल साइड पे मूव करते हैं, यानी कि जो आपका अंगूठे वाली साइड है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, और जो छोटी उंगली वाली साइड है वो आप नीचे रख देते हैं ज़मीन के ऊपर।
ठीक हो गया। तो ये वाली यानी कि पाँव अंदर की तरफ आपका मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं इनवर्जन। क्या कहते हैं? इनवर्जन। और अगर अंगूठे वाली साइड पे आपने पाँव रखा और छोटी उंगली वाली साइड थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर उठा ली साइड से पूरे पाँव की, तो ये मूवमेंट पाँव की कहलाती है एवर्जन। बात ये समझ आ गई है आपको? सर इनवर्जन जो होगा अंदर की तरफ होगा, इनवर्जन बाहर की तरफ। जी, इनवर्जन छोटी उंगली के ऊपर अगर आप खड़े हो ना, यानी कि छोटी उंगली और उसकी पूरे पाँव की लाइन सीधी और अंगूठे वाली साइड पूरी ऊपर की तरफ है, ज़मीन से ऊपर उठ गई है, ठीक है? ये हवा में ये मूव कर सकते हैं अगर ना खड़े हो तो, ठीक है? तो ये इन्वर्जन है। और जो छोटी उंगली वाली साइड है ऊपर हो जाती है, अंगूठे वाली साइड नीचे आ जाती है, ज़मीन को टच कर रही है, तो ये क्या है? बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एवर्जन। अच्छा, दूसरी मूव फ्रंटल प्लेन में ये चारों मूवमेंट। जी, ये फ्रंटल प्लेन में चारों मूवमेंट है। अच्छा, जो पहले सैजिटल प्लेन में हमने ये कहा था कि जो टो के ऊपर खड़े होना है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि पाँव का जो तलवा है ना, उसको हम कहते हैं, पाँव का जो मसल है जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है, मोटा मसल, वो है प्लांटर। और चूंकि प्लांटर की तरफ मूव कर रहे हैं आप, पाँव को मूव कर रहे हैं, जैसे कि टो के ऊपर खड़े होना है, एड़ियाँ ऊपर उठा लेना है, तो ये क्या होता है? प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर एड़ियों के ऊपर खड़े होते हैं और पाँव आपका टोज अपवर्ड होते हैं, ऊपर की जानिब उठते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। समझ आ गई बात? यस सर। किसी को ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है दोबारा। ओके जी। तीसरा प्लेन है जी हमारा ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन। ये ज़मीन के मतवाजी होता है, ट्रांसवर्स होता है। अच्छा, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है कि ये हमारी बॉडी को दो बराबर इस तरह से इस दो बराबर हिस्सों में कट करती है कि हमारा अपर पार्ट अलग हो जाता है और लोअर पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है जी। अगर ये सेंटर से हम काटा जाए तो अपर पार्ट हमारा अलग हो जाएगा और लोअर पार्ट अलग हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं जी कि ये मूवमेंट जो है वो सैजिटल ट्रांसवर्स प्लेन की है या हॉरिजेंटल की है। और इसमें अगर हम देखें तो नीचे आगे पीछे को मूवमेंट हो नहीं सकती। ये शीशे की जो सरफेस दिखाई गई है कि ये अगर आ गई है तो ना तो आपने ऊपर नीचे की कोई मूवमेंट कर सकते हैं, ना आगे पीछे की कोई मूवमेंट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर आप इसकी रोटेशन करेंगे। ऊपर वाला आधा धड़ लेफ्ट साइड पे मरोड़ेंगे, राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, जैसे किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो इसमें ट्विस्टिंग की मूवमेंट हो सकती है। और इसको हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं कि ये आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में आपकी रोटेशनल मोशन हो सकती है जी। क्लियर है? जी सर। ओके जी। एक्सेस वगैरह आज पढ़ें या मेरा ख्याल है कि खिचड़ी पक जाएगी। एक्सेस को आज नहीं पढ़ते, आज सिर्फ आप प्लेन पढ़ें, इनको याद करें, ठीक है? क्योंकि एक्सेस बिल्कुल इनके उलट है, तो सारी दिमाग की दही बन जाएगी आप लोगों की। लिहाजा एक्सेस को तो पढ़ेंगे कल। जिन लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं उनको तो याद होगा, लेकिन जिन्होंने नए हैं तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। ओके जी। इससे मिलती जुलती बातें हम पढ़ लेते हैं कि आगे है टाइप्स। आज मुझे ना उर्दू का वो जो मैंने उर्दू और इस्लामियत का मटेरियल सेंड किया था ना, मैंने कल मैसेज किया था ग्रुप में कि कल आप लोग का टेस्ट होगा इसमें से, तो सबने तैयार किया हुआ है, तो फिर एंड पे टाइम दे दीजिएगा अगर बचता है तो। बस ठीक है, आप कराना चाहें तो वो फिर आप कर लें, थोड़ा सा टाइम आज उनको वो कर लें। पूछ लेना इन सबसे अगर तो रेडी हैं ओके तो। जी। अगर तो आप बायोमैकेनिक्स का और पढ़ना चाहते हैं कि आप जितना कल याद हो सके तो फिर आगे पढ़ लेते हैं। अदरवाइज़ आज साथ में जीके वगैरह का वो कुछ पेपर डिस्कस कर लें। देना पड़ेगा बायोमेकेनिक्स। ओके जी। हाँ जी, जितना आप लोगों से अच्छे से याद भी हो सके
और एक्सेस टोटली इसके अलग हैं, अपोजिट हैं, और फिर वो आपको याद नहीं होंगे। कल इसकी मैं वीडियो पे भी आपको ना जी ओब्लिक प्लेन रह गया उसको ना, प्लेन कंप्लीट हो गए। नहीं ओब्लिक प्लेन वैसे सिर्फ पढ़ने में आता है, अदरवाइज उसकी कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं है। ओब्लिक प्लेन हम कहते हैं ओब्लिक का तो वैसे भी सिंपल है ना, बिल्कुल तिरछा है अंदाज में। जी, वो उसकी कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं पूछी जाती उसमें, बस वो कट करने का एक अलग तरीका है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स नहीं है। सर जी, अगर इन प्लेन से रिलेटेड कोई छोटी छोटी वीडियोस हो तो काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आज याद करें, कल जितने भी बॉडी की मूवमेंट्स हैं ना, इन कैमरा वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें खुद दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियोस में या तस्वीरों में हो सकता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो जब मैं आपको बताऊंगा और आप अपने मोबाइल को अपने सामने रख के आप खुद मेरे पीछे दोहराते जाएंगे ना एक दफ़ा, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा कैमरा ऑन होगा, आप लोग अपने कैमरे तो जैसे ऑफ होते हैं वैसे रखिएगा, लेकिन आप मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे पीछे आपने वो चीज़ें दोहराते जाने हैं और नोट करते जाने हैं। ठीक है जी, ओके जी, आप लोग फिर जीके पढ़ लें, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जीके जी बड़ा अहम होता है। 20 नंबर आपके अगर आते हैं जीके के, तो वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपके पास होने में कि आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 50 नंबर, और 20 आपके जीके के उसमें से 15 प्लस आप ले लेते हैं, तो आपके पास होने के, अच्छे नंबरों से पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट को तो उसमें ना करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें थोड़ा सा ये होता है कि 2-4 नंबर कट जी सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश है, बेसिक क्वेश्चंस होते जी हैं, ज्यादातर जो होते हैं ना इसमें जो हमारे डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं, या हम्म प्रेपोजिशंस होती हैं, इस तरह का क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल सा जी